तो हार के आगे 2019 है। 2 सीटों पर उपचुनाव और गढ़ में बीजेपी की करारी हार, और ऐसी हार जिसकी अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। आखिर क्यों हार गई है यहाँ पर बीजेपी? क्या है बीजेपी के हार के सियासी मायने? खास पेशकश में सबसे पहले बात इस रिपोर्ट के जरिए। हार जिसने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। 27 साल बाद गोरखपुर के गढ़ में बीजेपी के हार के क्या मायने हैं? यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के हार के क्या संकेत? क्या सियासी समीकरणों की बारीकियों को नहीं समझ पाई बीजेपी? क्या अपनी गलतियों की वजह से हारी बीजेपी? सियासत का खेल भी निराला है। अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने 25 साल पुराने लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में जीत का जश्न मनाया था, लेकिन अब यूपी में 27 साल पुराने गढ़ गोरखपुर में हार से बीजेपी मायूस है। 1 साल पहले तक जिस सूबे में बीजेपी की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं था, उपचुनाव में 2 लोकसभा सीटों पर मिली हार ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया है। हार से विरोधियों के चेहरे पर फिर रौनक लौट आई। तमाम लोग जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज, उनकी जीत है और बड़ी जीत है। जानकारों के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन में गलती, जाति समीकरणों का उल्टा बैठना, कामकाज से लोगों की नाराजगी, पार्टी संगठन से कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ये वो वजह हैं जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के मुद्दे को खुद पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं। और दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी पार्टी है, हम उसके अंग हैं, उस पर विचार हो। राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है कि भले ही ये चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन केंद्रीय और प्रदेश इकाई की तरफ से इन चुनावों को गंभीरता से नहीं लिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 1 साल के अंदर सरकार के कुछ फैसलों से बुजुर्गों, किसानों और छात्रों में कुछ नाराजगी दिखती। बुजुर्गों के लिए सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी। विपक्ष सरकार पर छात्रों के स्कॉलरशिप और किसानों की उपज पर चोट करने का आरोप लगाती रही। अपराध खत्म करने के लिए सरकार की एनकाउंटर नीति पर भी सवाल उठाए जाते रहे। इनको और काम इसलिए करना चाहिए, इस सरकार ने इनकी समाजवादी पेंशन छीन ली है। इसलिए मैं चाहता हूं ये महिलाएं हमारी जितनी भी हैं, ये गरीब महिलाओं जिनसे पेंशन छीनी, और मैंने गोरखपुर में ये कहा था, याद करना आप, मैंने कहा 500 रुपए हम दे रहे थे और घोषणा पत्र में मैंने 1000 लिख दिया था। ये 1 साल सरकार नहीं, मतलब 2 बजट में सरकार ने नहीं दिया है। बीजेपी की हार की वजह कम वोटिंग परसेंटेज को भी बताया जाता है। हार की वजह कई हैं, लेकिन इसमें 2 राय नहीं है कि हार बहुत बड़ी है। बीजेपी हार की समीक्षा में जुटी है, वहीं विपक्षी दल नए जोश के साथ मिशन 2019 की तैयारी में जुट गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिली है गोरखपुर में। 27 साल से बीजेपी का गढ़ था ये इलाका, लेकिन उपचुनाव में गढ़ में सेंध लग गई है। 2018 का ये सबसे बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ को पहले से हार का आभास था? कुछ जानकारों के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के यूपी के दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ का जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे इसके संकेत मिलने लगे थे। 1 साल पहले गोरखपुर में बीजेपी के हार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज ये सियासी हकीकत है। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से उपेंद्र शुक्ला को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हें पार्टी की आम राय के आगे झुकना पड़ा। इसके उलट पिछड़ों और दलितों के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने निषाद समुदाय से उम्मीदवार चुना। पहले राउंड की मतगणना के बाद से ही नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते दिख रहे थे। हालांकि काउंटिंग के आखिरी चरण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हार का अंतर बहुत कम हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत, इस जीत के हीरो रहे प्रवीण कुमार निषाद। के जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के, निषाद पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और पीस पार्टी के समस्त समाज कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे काम करके और गोरखपुर की समस्त सामान्य जनता ने इस बेटे को आशीर्वाद देकर आज के दिन वो जो किला था, जो परिवर्तन करना था, उन्होंने कर दिया। 29 साल के प्रवीण कुमार निषाद मैकेनिकल इंजीनियर है। प्रवीण कुमार निषाद का ये पहला चुनाव था।
लेकिन उनका सियासी नाता पुराना है। प्रवीण निषाद के पिता डॉक्टर संजय कुमार निषाद राष्ट्रीय निषाद पार्टी के संस्थापक हैं। साल 2013 में उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था। प्रवीण कुमार निषाद उस पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए थे। गोरखपुर में बड़ी जीत के बाद लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने प्रवीण कुमार निषाद की तारीफ की। हम तो मकान वाले बनाने वाले थे और पेड़ लगाने वाले इंजीनियर थे या पॉल्यूशन ठीक करने वाले इंजीनियर थे, लेकिन ये मैकेनिकल हैं, ये नट बोल्ट ठीक करने वाले इंजीनियर हैं। गोरखपुर सीट में बीजेपी के हार की कई वजह गिनाई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का फॉर्मूला हिट रहा। गोरखपुर क्षेत्र में करीब 3.6 लाख निषाद वोटर हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को निषाद वोटर्स का फायदा मिला। बीएसपी का वोट भी एसपी उम्मीदवार को मिला। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट फेल हो गया। बीजेपी समर्थकों में पहला जैसा उत्साह नजर नहीं आया। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर भी गुटबाजी की खबरें आई। उपचुनाव में कम मतदान बीजेपी को भारी पड़ा। सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं न कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। योगी आदित्यनाथ हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं उत्साहित विपक्ष उनके 1 साल के कार्यकाल की कमियों को गिना रहा है। किसानों का दुख है। किसान जो इंतजार करता रहा कि हमारा कर्ज माफ होगा, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। मां ने अपने बच्चे खो दिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली उन्हें, और उसमें भी राजनीति की। समाजवादियों ने तो हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया था। हमारे गांव घर की बात तो कहते हैं कि वहां पर वीआईपी जिले हैं, लेकिन सोचो ऐसी सरकार जिन्होंने अपने ही अस्पताल को पैसा नहीं दिया, और जो समाजवादी सरकार ने अस्पताल बनाए थे वो आज भी अस्पताल वैसे ही खड़े हुए हैं। गोरखपुर में बीजेपी के हार के क्या संकेत हैं? विरोधी इसे बीजेपी के बुरे दिन की शुरुआत बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अभी वक्त है और 2019 में पार्टी फिर पुराने रंगत में नजर आएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो गोरखपुर में बीजेपी की हार हुई, फूलपुर में भी बीजेपी को जोर का झटका लगा। फूलपुर में हार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख पर सवाल उठाए जाने लग गए। इस हार के साथ ही 2 सीट 2 हार, सियासत के 2 दिग्गज चेहरों को झटका। गोरखपुर में हार अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक साख पर सवाल है, तो फूलपुर चुनाव में पार्टी की पराजय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी एक बड़ा झटका है। फूलपुर लोकसभा से कमल मुरझा गया। देखो फूलपुर की जनता ने कैसे, वहां फूल मुरझा गया एकदम। वहां की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। घमंड और न जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल होता था। कम से कम जनता ने जो निर्णय लिया है, रास्ता सुधर जाएगा और भाषा कम से कम बदल जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली हुई थी फूलपुर की सीट। बताया जा रहा है कि पार्टी ने कौशलेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया था, जो स्थानीय नहीं थे। बताया जा रहा है कि एसपी उम्मीदवार को लोकल होने का फायदा मिला। फूलपुर में दलित और पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग 70% है। एसपी बीएसपी के साथ आने से साझा उम्मीदवार को जमकर वोट मिले। समाजवादियों की सीट थी, यहाँ से समाजवादी कई बार जीते थे। एक बार धोखे से, जुमलेबाजी से भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। अब ये दोबारा वापस आ गई है। यहाँ से समाजवादी जीते हैं और आगे भी समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। मौर्य ने भले ही 11 दिन फूलपुर में रुककर 100 से ज्यादा सभाएं संबोधित की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। ये कारण जो भी होंगे उसकी समीक्षा करेंगे बैठ करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और जनता का फैसला है, उसे हम लोग शीश झुका करके स्वीकार करते हैं। जो कमी रह गई है उसको सुधार करेंगे, सुधार लेंगे और 2019 में इस पराजय को विजय के रूप में बदलने का हर संभव प्रयास करेंगे। जानकारों के मुताबिक बीजेपी में पिछड़ों का बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन फूलपुर में बीजेपी की करारी हार से उनकी साख कमजोर हुई है। एसपी और बीएसपी के साथ आने से मौर्य की सियासत पर भी असर हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद यूपी में नए सियासी समीकरणों की सुगबुगाहट भी मिल रही है। सवाल है कि क्या 2019 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस का गठबंधन होगा? देखिए, एक बात तो ये आपको स्वीकार करनी चाहिए कि हम समाजवादी लोग सबका सम्मान करते हैं। लोग पुरानी बातें याद दिला रहे थे, लेकिन कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं, और हमारा, आपका और समाजवादियों का कभी किसी के प्रति व्यवहार खराब नहीं रहा होगा। यही कारण है कि आज हम लोगों के संबंध सबसे अच्छे हैं। उपचुनावों में मिली जीत के बाद यूपी के नए समीकरण की तस्वीरें हैं। अखिलेश पुरानी कड़वाहटों को भुलाने की अपील कर रहे हैं। अखिलेश के 18 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसी तस्वीर दिखाई दी। 25 साल बाद यूपी की सियासत में नए समीकरण की सुगबुगाहट मिल रही है। अखिलेश यादव उपचुनाव में सहयोग के लिए मायावती का धन्यवाद देने पहुंचे। 4 मार्च को बीएसपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया गया था और इसका असर यूपी की सियासत में साफ नजर आ रहा है। लेकिन क्या उपचुनाव में सहयोग 2019 के आम चुनाव में गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर पाएगा? भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे पिछड़ों और दलितों का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला यूपी की सियासत में हिट रहा है। दोनों वर्गों को साथ लाने के लिए 25 साल पहले 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया था, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती सिर्फ 2 साल चल सकी और 1995 में टूट गई। इसके बाद यूपी की सियासत समाजवादी पार्टी बनाम बीएसपी के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। यूपी की सियासत में बीजेपी के उदय से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वजूद पर संकट है। जानकारों के मुताबिक बीएसपी और एसपी के नजदीक आने की वजह भी यही है। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों व व्यापारियों आदि इन सभी लोगों को बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली के बारे में इन्हें जागरूक व तैयार करके फिर इनके जरिए यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होगा? गठबंधन कितना कारगर होगा? यूपी की सियासत में इसका क्या असर होगा? इन सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी पर भी सबकी नजरें टिकी है। क्या अखिलेश यादव बीएसपी के साथ कांग्रेस को भी साथ लाने की कोशिश करेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से जैसे हमारे संबंध हैं अच्छे, वो बने रहेंगे। और क्योंकि नौजवान वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। 2019 में यूपी का सियासी समीकरण कैसा होगा? क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे? अगर तीनों एक साथ चुनाव लड़े तो इसका असर क्या होगा? क्या तीनों के वोट एक दूसरे की पार्टियों में ट्रांसफर हो पाएंगे? यूपी और देश की सियासत के ये सबसे अहम सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो यूपी में बुआ और बबुआ की बल्ले बल्ले हो गई है, तो वहीं बिहार में आरजेडी की बहार आ गई है। बिहार के उपचुनाव नतीजों से भी बीजेपी गठबंधन को एक झटका लगा है जोर का। महागठबंधन की टूट और लालू यादव के जेल जाने के बाद जो लोग आरजेडी को कमजोर मानने लगे थे, उपचुनाव के नतीजों ने उन्हें जबरदस्त झटका दे दिया। चुनाव के नतीजे आरजेडी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी को जीत मिली। वैसे 2014 में भी ये सीट आरजेडी के पास ही थी, लेकिन तब जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों पार्टियों को मिले वोट का जोड़ आरजेडी से ज्यादा था। लेकिन इस बार दोनों साथ आकर भी आरजेडी को झटका नहीं दे पाए। हालांकि बीजेपी भभुआ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन जहानाबाद सीट पर आरजेडी उम्मीदवार के हाथों जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। लालटेन की लौ तेज हो जाने से आरजेडी के कार्यकर्ता गदगद हैं और जश्न का दौर जारी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा है। अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी अपना लाज छिपाने के लिए कह रहे हैं कि जिसकी जो सीट थी वो हासिल हो गया। भाई आप जो है हमारे गठबंधन को छोड़ करके आप फिर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, जिनको मैंने आपने कहा था कि साहब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। आपका इस जो नतीजा है इससे ये साबित होता है कि भले आप उधर चले गए लेकिन वोटर आपके साथ नहीं गया। बीजेपी के लिए अररिया की सीट नाक का सवाल मानी जा रही थी,
लेकिन आरजेडी ने वहां बीजेपी की दाल नहीं गलने दी और अब पार्टी 2019 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दम भर रही है। जो चुनाव परिणाम आए हैं, अररिया पार्लियामेंट सीट पे वो जीत उनकी जरूर हासिल हुई है, लेकिन अररिया पार्लियामेंट में 6 विधानसभा सीट है, उसमें से 4 विधानसभा सीटों में भाजपा जीती है, वो केवल 2 विधानसभा सीटों में जीते हैं। वहां का जो समीकरण है, उस समीकरण के अनुसार उनको वहां ज्यादा वोट आ गए और इसलिए वो चुनाव जीत गए लोकसभा का। लेकिन 4 विधानसभा सीटों में आरजेडी हार गई है, वहां उनको इस बात का मंथन करना पड़ेगा, भाजपा को नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं को इस जीत ने मायूसी के दौर से उबार दिया है। नेताओं में जोश नजर आने लगा है और देश भर में महागठबंधन की हुंकार भरी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।